जो आपका प्रोग्राम शेड्यूल है मैं उसे देखा था। आज काफ़ी बड़े स्पीकर लोगों के साथ आप लोगों ने उनको सुना है। उसमें प्रोफ़ेसर रजनी रंजन झा सर थे, वो हमारे गुरु भी हैं। प्रकाश सारंगी जी भी आपके साथ थे और इस कड़ी में मैं सबसे छोटा व्यक्ति आपके साथ हूँ। हम लोग जब डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, तो ज़्यादातर हल्के-फुल्के लिहाज में जो बातें होती हैं, उसमें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लेकर के काफ़ी चर्चा करते हैं। और जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं, तो उसमें अ, उसका प्रोसेस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ये सारी चीज़ें आया करती हैं। मैं पॉलिटिकल थ्योरी पर काम करने वाला, कुछ पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश करने वाला व्यक्ति हूँ। इस नाते मैं लोकतंत्र को समझने के लिए जो थ्योरेटिकल एंगल्स हैं अलग-अलग, उनके ज़रिए हम आज भारत के लोकतंत्र को और दुनिया के लोकतंत्र को कहाँ खड़ा पाते हैं और उसमें क्या ऐसी विसंगतियाँ, त्रुटियाँ आ गई हैं, जिससे भारत में भी और दुनिया के अन्य देशों में भी इसके बारे में विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों पर अपनी राय आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं कुछ संस्कृत में भी बोलूँगा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी और हिंदी के साथ अपने वक्तव्य को शुरू करता हूँ। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। आजकल भारत में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहुत चर्चा होती है, इसलिए राम से ही शुरू करना चाहूँगा। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, लक्ष्मण ने लंका की उनको बताई कि इसकी तो इतनी भौतिक समृद्धि के जो सोपान बताए जा सकते हैं, जो उसको प्रदर्शित किया जा सकता है शब्दों के माध्यम से, तो लंका की जैसी प्रस्तुति की गई है, वैसी प्रस्तुति भौतिक प्रगति के मामले में आज दुनिया के किसी भी बड़े शहर की भी वैसी प्रस्तुति नहीं संभव है। और उसको सुनने के बाद भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपको ऐसा लग सकता है कि डेमोक्रेसी पर मैं बात करने वाला हूं और इस प्रसंग का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है। तो इस प्रसंग का डेमोक्रेसी से यह लेना देना है कि राम के रूप में जो एक इंडिविजुअल है, पर्सन है, वह कैसा है जो उस भौतिक प्रगति और एक तरह के आधुनिकतावाद को स्वीकार न करके अयोध्या वापस आना चाहता है। इसका यदि पॉलिटिकल थ्योरी के एंगल से उत्तर तलाशने का हम कोशिश करें, तो मैकफर्सन के द्वारा क्वाइन किए गए एक टर्म को हम आपके सामने रख सकते हैं और वो ये है कि भगवान राम को वहां हम यह कहेंगे कि वो पजेसिव इंडिविजुअल नहीं है। वो पजेसिव इंडिविजुअल नहीं है, इसकी वजह से वह इस तरह का राय रखते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज डेवलप होना शुरू हुई दुनिया भर में वेस्टर्न एनलाइटनमेंट के बाद, उसमें हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ साथ लिबरलिज्म का भी साथ में ही विकास हुआ है। और एक खास बात है कि लिबरलिज्म ने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटाइज करने में अपना योगदान दिया है और डेमोक्रेसी ने लिबरलिज्म को लिबरलाइज करने में योगदान दिया है। ये दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया जो पश्चिम में चल रही थी, उसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का भी विकास हो रहा था और उसके परिणाम स्वरूप उदारवाद का भी विकास पश्चिम में हम देखते हैं।
लेकिन जिस तरीके से ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया करके विकसित हो रहे थे, उसमें लिबरलिज्म की जो एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड थी, वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड धीरे धीरे रुकती चली गई। और वह रुकती क्यों चली गई, इसको यदि हम डेमोक्रेसी से एक एंगल लेके देखने का प्रयास करें तो यह कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मॉडल था और जो डिफेंसिव डेमोक्रेसी का मॉडल था, हमको पता है कि सभी यहां जो सहभागी हैं वह राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, इस नाते इन इन टर्म्स के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भली भांति इसको समझते होंगे। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, और जो डिफेंसिव डेमोक्रेसी है, वो डिफेंसिव डेमोक्रेसी क्या करती है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, फ्रीडम है, उन पर कुछ तरीके के वह प्रतिबंध लगाती है, खास करके जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बचाव के लिए। तो यह जो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी और डिफेंसिव डेमोक्रेसी के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी, उसको थ्योरेटिकल एंगल से देखें तो यह लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी का मामला था। और इस पूरे प्रकरण में फिर धीरे होता क्या है कि लिबर्टी के ऊपर सिक्योरिटी धीरे धीरे हावी हो जाती है, और लिबर्टी के ऊपर जो सिक्योरिटी इस तरीके से हावी होती चली जाती है, तो जो कॉन्सेप्ट हम लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी का लेकर के आए थे, वो सब एक ऐसी डेमोक्रेसी के दायरे में अपने को बंधा हुआ पाते हैं जहां मनुष्य को शायद वैसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, वैसी समता प्राप्त नहीं है जिस उद्देश्य को लेकर रेनेसा के बाद एक विकास यात्रा शुरू की गई थी। इन चिंताओं को अनेक विचारकों ने अलग अलग एंगल से सामने रखने का प्रयास किया है। और जब हम ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी या डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, तो इस सिलसिले में हमारा ध्यान मैकफर्सन की राइटिंग्स की ओर बहुत आसानी से जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मैकफर्सन की राइटिंग्स हैं, थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म उनकी किताब का नाम है, आप देखिए वो 1962 के आसपास वो किताब आती है, और ठीक इसके कुछ साल आगे बढ़िए 1969 जब डेविड स्टन पोस्ट बिहेवियरलिज्म का एक सिद्धांत दे रहे होते हैं, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जहां पर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस की बात डेविड स्टन करते हैं। यह जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस था, उसके दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो यह था, जो बहुत हद तक काल्पनिक भी था, कि एक हमारा शत्रु है और उस शत्रु से बचाव के लिए जरूरी है कि हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, हमारा जो नॉलेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसमें हम न्यूट्रल ना हो, तटस्थ ना हो, बल्कि उनका एक हम पॉलिटिसाइज्ड एंगल लें। इसको हम वामपंथ के विरोध की एक टेंडेंसी के रूप में देखते हैं। लेकिन आप विचार करिए और गंभीरता से विचार करिए कि जब हम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं, तो जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उस हालत में वह उसी तरीके से काम कर पाएंगे जैसा कि हमारे और उनके संविधान निर्माताओं ने विचार किया था? तो 62 में मैकफर्सन लिख रहे हैं, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी दे रहे हैं, और 7 साल के बाद देखिए कि जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे उनमें कुछ तरीके से एक टिल्ट आ जाए, वो आइडियोलॉजिकल टिल्ट आ जाए
इसके लिए प्रयास चल रहा है। डेमोक्रेसी की कोई एक ही धारा नहीं है और दुनिया का कोई भी समाज, जो भी समाज है, वह लोकतंत्र के किसी एक ही मॉडल से संचालित भी नहीं होता है। हम उसके गवर्निंग मॉडल को देखेंगे तो उसको हम कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जब हम देखेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का जो प्रयास में लगा हुआ रहता है तो उसको हम डिफेंसिव डेमोक्रेसी कहेंगे। जो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करने की बात होती है तो उसी समय हम उसको देखेंगे कि वह प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी हुआ करता है। और खास करके दुनिया के हर समाज जहां पर लोकतंत्र है और जहां पर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उस एथनिक डाइवर्सिटी में जब कोई डेमोक्रेसी काम करती है, उसकी जड़ें कुछ गहरी होने लगती हैं। तो वहां की जो डेमोक्रेसी होती है उसको हम लोग एक और तरह के डेमोक्रेसी के बारे में उसकी बातचीत करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी। भारत में भी यदि देखें तो जो अलग अलग इलीट हैं, अलग अलग जो एथनिक ग्रुप हैं, वो पावर शेयरिंग के लिए एक हो जाते हैं, उनमें कंससनेस बन जाता है। ये इसी तरह की डेमोक्रेसी होती है, सब मिल करके किसी एक डेमोक्रेसी का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डेमोक्रेसी का कोई एक मॉडल हो और उसी मॉडल से वो सोसाइटी गवर्न हो रही हो। तो मैकफरसन जब लिख रहे हैं तो उनके सामने कुछ चिंताएं आ चुकी थी और मैकफरसन ने जो कुछ लिखा उस पर लुकाज ने, और ये वही लुकाज है, स्टीवन लुकाज, जिनको हम लोग कंटेम्पररी मार्क्सिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया कि सीबी मैकफरसन के जो ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी का मॉडल है या जो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का मॉडल है, उसमें वास्तव में डेमोक्रेसी जो पहले से आ रही है उसमें किस तरह के दोष हैं और उसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। वो 4 तरह के कुल मिला के वो दोष बताते हैं। मैं उसमें एक पर फोकस करूंगा और वो बात ये है कि जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, जो कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी है, इस कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी ने एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के लेबर को खरीदने का, बेचने का एक सिस्टम बना करके दे दिया और इसकी वजह से जो सोसाइटी थी वह सोसाइटी कैसी बन गई? वह सोसाइटी बन गई एक पजेसिव इंडिविजुअल लोगों की सोसाइटी बन गई। और इसी सोसाइटी के संदर्भ में जब लिबरलिज्म का एंगल लेकर के माइकल वॉल्जर लिखते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। मैं उनकी कुछ पंक्तियों को अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लिबरलिज्म टेल्स द ट्रुथ अबाउट द asocial society, a-social society that liberal create, not in fact ex nihilo as their theory suggest, but in a struggle against traditions and communities and authorities that are forgotten as soon as they are escaped. आगे वो लिखते हैं द मेंबर्स ऑफ लिबरल सोसाइटी शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्रेडिशंस, दे कैन टेल ओनली वन स्टोरी अबाउट देमसेल्व्स एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ एक्स निहिलियो क्रिएशन। अब ये एक्स निहिलियो क्रिएशन है और वो सोसाइटी कैसी है जिसमें लिबरल डेमोक्रेसी काम कर रही है, वो कहते हैं कि असोशल, असोशल के साथ ये अहिस्टोरिकल भी होती है। और ऐसा इसलिए हुआ कि यह जो इंडिविजुअल को फ्लोट किया गया, एक इंडिविजुअल को क्रिएट किया गया, इमेजिन किया गया वेस्टर्न रेनेसां के बाद, और वो कैसा है? वह अ-डैश सामाजिक, अ-डैश ऐतिहासिक प्राणी है, इगोइस्ट है और पावरलस्टी है।
तो ऐसा जो मनुष्य है, उस मनुष्य ने इस डेमोक्रेसी को और लिबरलिज्म को लेकर के अपनी यात्रा शुरू की। और इस पूरे प्रकरण में धीरे धीरे यह देखा गया कि जिस तरीके का समाज यूरोप में बन गया, उसमें जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, लोगों के बीच में जो समता की बात की जाती थी, जिस तरीके के न्याय की अवधारणा की बात की गई थी, मानवता की बात जो की जा रही थी, वो सब कहीं पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। और इनके कारणों को खोजते हुए, फिर इनके कारणों को खोजते हुए मैकफर्सन ने कहा, और मैकफर्सन ने बिल्कुल कोई नई बात नहीं कही, बल्कि रूसो के एक कथन को नए तरीके से, रूसो की अवधारणा को नए तरीके से सामने रखने की कोशिश की। मैकफर्सन ने कहा कि जो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी है, मनुष्य के भीतर दो क्षमताएं होती हैं, वो मूलभूत क्षमताओं के रूप में उनकी पहचान करता है। एक को वह कहता है एसोसिएशनल कैपेसिटी और दूसरे को कहता है एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी। और यह जो मार्केट सोसाइटी है, जो एक बाजारवादी समाज है, वह बाजारवादी समाज क्या करता है कि मनुष्य के भीतर जो सहयोगात्मक क्षमता है, उसको धीरे धीरे सीमित करता जाता है, और मनुष्य के भीतर जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, उस प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को यह जो बाजारवादी समाज है वह बढ़ावा देता है। और ऐसा होने पर पूरा समाज, पूरी संस्कृति और हमारा जो एक पूरा परिवेश होता है, वह सभी बाजार के अंग हो जाते हैं। बाजार के अंग हो जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भी है, चाहे वह संस्कृति के रूप में हो, चाहे पदार्थ के रूप में हो, चाहे मूल्य के रूप में हो, उन सबों की एक एक्सचेंज वैल्यू तय हो जाती है। मतलब सभी वस्तुएं पर्ण्य वस्तुएं बन जाती हैं, मार्केट एंटिटी बन जाती हैं, उसमें रिश्ते भी जो हैं वह इसी तरीके के मार्केट एंटिटी में तब्दील हो जाते हैं। ये जो मैकफर्सन चिंता कर रहे हैं, वह वास्तव में उस डेमोक्रेसी को लेकर के चिंता है जो डेमोक्रेसी वेस्ट में डेवलप हो रहा था और बड़े गर्व के साथ दुनिया के और देशों में उसको स्वीकार किया जा रहा था। भारत भी इसमें है, दुनिया के और देश भी इसमें है। मैकफर्सन का जो ये एंगल है, उसी एंगल को आप देखिए तो कुछ दूसरे तरीके से जब हर्बर्ट मार्क्यूज वन डायमेंशनल मैन लिखते हैं, तो उनकी चर्चा का केंद्र भी यही होता है। और वहां वो कहते हैं कि जो इस तरह की मार्केट सोसाइटी है, उसने क्या किया है, इंडिविजुअल का जो नेचर है, जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, उसको बदल करके रख दिया है। और जो इंडिविजुअल है वह अब धीरे धीरे क्या हो गया है, मार्केट सोसाइटी में आकर के, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आके, कि वह वन डायमेंशनल हो गया है, वह एक आर्थिक मानव बन करके रह गया है, जिसकी परिकल्पना को आप देखिए तो एडम स्मिथ से शुरू हुआ और आगे चल करके विकसित होता गया। ये जो एंगल है वह मैकफर्सन लेते हैं। दूसरी तरीके से दूसरी ओर आगे जाए तो एडार्नो का जो संस्कृति उद्योग का कॉन्सेप्ट है, कल्चर इंडस्ट्री, उसमें भी यही चिंता व्यक्त की जाती है कि कल्चर भी धीरे धीरे अब क्या हो गई है, एक मार्केट प्रोडक्ट के जैसी हो गई है। ये वो चिंता करते हैं। अब ऐसे में हमारे सामने ये सवाल आता है कि ये जो परिवर्तन पश्चिम के समाज में हो रहे थे और भारतीय समाज में भी हो रहे हैं, उनको हम शुरुआत कहां से करें, कि वो कैसे कैसे वो मार्केट सोसाइटी के पकड़ में आते चले गए। इसके पहले कि मैं उस मुद्दे पर जाऊं, एक मैं भारत के संदर्भ में उदाहरण देना चाहूंगा।
हालांकि इन दिनों मैं भारतीय राजनीति और भारतीय समाज का उदाहरण देने से बचने की कोशिश करता हूं, और इसका वजह यह है कि मैं विगत कुछ वर्षों में देखता हूं कि अकादमिक जगत का भी एक ऐसा वैचारिक विभाजन हो गया है जिसमें शायद कुछ बातें लोगों को असहज कर देती हैं। फिर भी मैं वैसी कोई असहज करने वाली बात नहीं कहने वाला हूं। मैं जो भी कहूंगा उस बात को अकादमिक रूप से ही आपके सामने रखूंगा। भारत के संदर्भ में जब आप देखते हैं कि कोई ऐसी पार्टी जो कि बहुत उच्च उदात्त मानव मूल्य लेकर के राजनीति करने का एक लिगेसी रख के बताती है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब प्रत्याशियों को टिकट देने की बात आती है तो समाज के सबसे भ्रष्ट और हिंसक लोगों को वो टिकट देती है। और ऐसा करने में कोई पार्टियां पीछे नहीं है, चाहे वह राम का नाम लेने वाली पार्टियां हो या राम का नाम न लेने वाली पार्टियां हो। और तब उनका तर्क होता है कि ये तो चुनावी जीत के लिए स्ट्रेटेजिकल मूव है। आखिर इसकी वैचारिकी क्या है? इसकी वैचारिकी यह है कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है और सत्ता प्राप्ति के लिए सब कुछ जायज है। सत्ता प्राप्ति के लिए सब कुछ जायज है, यह मैकियावेलियन अप्रोच है, यह मैकियावेलियन वे ऑफ थिंकिंग है। सामाजिक जीवन में सामूहिक एकता का और सामूहिक सक्रियता का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह है राजनीति। और जब हम राजनीति में ही मूल्यों की स्थापना नहीं करते हैं बल्कि हम वहां एक द्वैत कायम कर देते हैं साध्य और साधन के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि इस अवस्था में आकर के उस तबके को सबसे अधिक लाभ होगा जो तबका शासन को भी निर्देशित करने की क्षमता रखता है। और शासन को भी निर्देशित करने की क्षमता रखता कौन है, इसको कुछ आंकड़ों के माध्यम से हम और आप समझ सकते हैं। आपको ये आज पता है कि दुनिया में 3,800 से कम औद्योगिक घरानों में दुनिया की 2/3 पूंजी केंद्रित हो गई है। 3,800 से भी कम औद्योगिक घरानों में दुनिया की 2/3 पूंजी केंद्रित है। और इसी दुनिया में रहते हुए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, समानता की, न्याय की और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। क्या तार्किक रूप से और तथ्यों के आधार पर ये जस्टिफिएबल हैं? इनको हम सही वैध बता सकते हैं? नहीं, लेकिन इनको सही और वैध बताया जाए इसके लिए विमर्श भी उत्पन्न होते रहते हैं। तो विमर्शों को निर्मित करने में जो एक अकादमिक जगत का योगदान था, उस अकादमिक जगत की भी अब एक मार्केट ब्रांडिंग होने लगी है। उनकी जो फंडिंग है तो वो कारपोरेट शब्दावलियों का इस्तेमाल ऐसा देखने को मिलता है। इन सब चीजों की शुरुआत के बारे में मैं कहा था कि डेमोक्रेसी में जो इस तरह की चीजें आती चली गई जिसके बारे में मैकफर्सन ने चिंता किया और नाम मैंने लिया, आखिर हम थ्योरेटिकल एंगल से उसकी शुरुआत को कहां से देख सकते हैं? और इसके लिए हम लोगों को हन्ना आरेंट में एक आइडिया मिलता है। हन्ना आरेंट की जो किताब है, जो सबसे पहले जिस पर वो फेमस हुई, द ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात आई हैं बड़ी गंभीरता से, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक बात तो ये आई है कि मनुष्य जो है वो 3 तरह के क्रियाकलापों में भाग लेता है। आप सभी परिचित होंगे उससे। पहला
लेबर, दूसरा वर्क और तीसरा एक्शन। लेबर जो है वह मेटाबॉलिस्टिक नेसेसिटीज को पूरा करने से संबंधित है। मतलब लेबर जो है वह एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा निर्मित चीज बहुत लंबी नहीं होती, उसकी मतलब आयु ज्यादा नहीं होती है, उसको हम तत्काल कंज्यूम कर जाते हैं। और जो थोड़ा ड्यूरेबल होता है वो वर्क की श्रेणी में आता है। तो लेबर और वर्क दोनों का जो आयाम है वह भौतिकता का आयाम है। वह जो आज का हमारा समाज है जिसमें हमारा भोजन, वस्त्र, आवास से जुड़ी हुई चीजें शामिल होती हैं, वो सब लेबर और वर्क का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। एक तीसरे क्षेत्र की बात हन्ना अरेंड कहती हैं और कहती हैं कि लेबर और वर्क का जो क्षेत्र है उसमें मनुष्य के रूप में अभिव्यक्ति नहीं होती है। यदि इंडियन ट्रेडिशन से इसकी तुलना करके समझना चाहें तो हम कह सकते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेसो मधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पुच्छ विषाण ही ना। लेकिन मैं यहां धर्म की बात नहीं लाने वाला हूं, मैं बीच से इसे रोकता हूं। जो एक्शन है वह क्या है कि वह मनुष्य के रूप में अभिव्यक्ति है। और मनुष्य होने के दो जो विशेषताएं बताती हैं हन्ना अरेंट, एक तो कहती हैं कि हर मनुष्य अपने आप में एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है। तो हर मनुष्य जो अपने आप में नई शुरुआत है वह सिर्फ भोजन वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करते करते या करते रहने से हर मनुष्य अपने आप में एक न्यू बिगिनिंग है, इसको पूरा नहीं कर सकता है, इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको मानव समुदाय के बड़े ऐसे क्रियाकलापों में जिसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए ऐसा जो कुछ बच जाता है जो लंबे समय तक याद किया जाता है, जिसमें मतलब यश की प्राप्ति होती है, उसे वो एक्शन कहती है। एक्शन की और भी परिभाषाएं हैं लेकिन मैं अभी उसकी ओर नहीं जाऊंगा। तो लेबर और वर्क की जो दुनिया है उसी दुनिया में लिबरलिज्म ने अपना गढ़ बनाया, अपने आप को कैद कर लिया, एक्शन को उससे बाहर कर दिया। इसका एक परिणाम हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति जो शक्ति की प्रतीक थी वह राजनीति धीरे धीरे हिंसा की प्रतीक बन गई। मतलब राजनीति में जो पावर था, पावर क्या हुआ, रिप्लेस हो गया और पावर की जगह वायलेंस आ गया। और यह लिबरलिज्म के धरातल पर भी आया और यह मार्क्सिज्म के धरातल पर भी आया। दोनों में से कोई भी अछूते नहीं है। सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, वो वही चीज है। और पूरे मार्क्सियन ट्रेडिशन पर जो हन्ना अरेंट आक्षेप लगाती हैं वो यही लगाती हैं कि जो पूरा उद्यम है मार्क्स का, जो इतिहास की पूरी व्याख्या करके दिखा देने का प्रयत्न है, क्रांति का जो उपक्रम है, उसमें अंत में होना क्या है? तो अंत में उसमें तो होना है कि जो लेबर और वर्क का संसार है, मनुष्य को उसी में जीवन जीना है, कोई उससे बड़े उदात्त लक्ष्य वहां नहीं रखे गए हैं। ऐसा हन्ना अरेंट इसलिए कह पाती हैं कि खुद मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वह प्रोडक्शन का सबसे रैशनलाइज फॉर्म है। तो यह जो इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, वो धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाते हैं और बच जाता है सिर्फ हमारे पास प्रोसीजरल पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट। और वह जो प्रोसीजरल पार्ट है और स्ट्रक्चरल पार्ट है वह भी धीरे धीरे कुंद होता जाता है,
जो ब्यूरोक्रेटिक तामझाम है उसमें, और जो राजनीतिक प्रक्रिया है उस राजनीतिक प्रक्रिया में जो शुचिता नहीं रह गई है, पारदर्शिता नहीं रह गई है, उसकी वजह से यहां पर यह एक आक्षेप लगाया जा सकता है कि प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए, राजनीति को पारदर्शी बनाने के लिए बहुत सारे उपक्रम किए गए हैं, मैकेनिज्म हैं, और इसके लिए आए दिन लेजिस्लेशन भी हमारे समाज में होता रहता है। क्या इसके बावजूद ये बात कही जा सकती है कि आज की डेमोक्रेसी में भी पारदर्शिता का अभाव है? जाहिर सी बात है कि यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको हम मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके में भेद करके उत्तर दें। जैसे जैसे मनुष्य की निजता पर, व्यक्ति की निजता पर अंकुश बढ़ता जाता है, और निजता पर अंकुश बढ़ता है सिक्योरिटी डायलेमा के कारण। अभी आपको पता है फाइनेंशियल टाइम्स में हरारी ने एक आर्टिकल लिखा था, सेकेंड वेव जो पेंडेमिक का था उसके पहले, और उसमें इन चीजों की उसने विस्तार से चर्चा किया और बताया कि कुछ समय तो ऐसा होता है कि स्टेट सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट करती है। साम्यवाद से शायद यूरोप को उतना खतरा नहीं था जितना कि उस खतरे को खड़ा किया गया। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे खतरों की बात की जाती है। तो कई बार ये सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट किए जाते हैं, और जब जब सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वह क्रिएट किए गए हो या प्राकृतिक रूप से आए हो, तब तब राज्य अपने अधिकारों को बढ़ाने की मांग करता है और व्यक्ति की निजता वहां प्रभावित होती जाती है। व्यक्ति की निजता जब प्रभावित होती जाती है और इससे एक सर्विलांस स्टेट जन्म लेता जाता है और आगे मजबूत होता जाता है, कहा यह जा सकता है कि जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे स्वतंत्रता का क्या मूल्य है, या हम फिर कितने दिन तक सुरक्षित रह पाएंगे, कितने दिन तक हम स्वतंत्र रह पाएंगे यदि हम सुरक्षित ही नहीं है तब। ठीक है, तर्क के लिए यह बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी तो विचार किया जा सकता है कि हम उस सुरक्षा को लेकर के ही क्या करेंगे जिसमें हमारी स्वतंत्रता ही न हो। हमें यह फर्क करना पड़ेगा कि जो हम ग्लोबलाइजेशन में आने के बाद से दुनिया भर में तेजी से एक नए प्रतिस्पर्धी समाज का, नए प्रतिस्पर्धी वर्ग का निर्माण करते जा रहे हैं, क्या वह मानव जाति के लिए एक अच्छा भविष्य छोड़कर जाने वाला है? फिर यदि हम इन्हीं चीजों को आंकड़ों के आधार पर देखने की कोशिश करें तो दिखता है नहीं। हॉकिंस कहते हैं कि मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने का उपक्रम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 200 साल से अधिक हमारी धरती और जीने लायक नहीं रहेगी। हरारी थोड़ा इसको आगे और बढ़ा करके कहते हैं। तो ये सब चीजें जहां हो रही हैं वो कहां हो रही हैं? आखिर एक डेमोक्रेटिक एरा में ही तो हो रही हैं, उसी दुनिया में तो हो रही हैं जिसमें कि अधिकांश राष्ट्र अपने को डेमोक्रेटिक नेशंस कहते हैं। इनके कुछ और विसंगतियों को देख लीजिए, और इसके लिए आपका मैं एज ऑफ एक्सट्रीम्स जो हॉब्सबॉम की किताब है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें वो बताते हैं कि दोनों विश्व युद्धों के बाद 97 तक, 1997 तक दुनिया में मानवीय निर्णयों से, और ये जो एडजेक्टिव लगाते हैं वो महत्वपूर्ण है, मानवीय निर्णयों से इतने लोग मारे गए हैं जितना दोनों विश्व युद्धों में नहीं मारे गए थे। ये कहां हो रहा था? ये भी तो इसी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हो रहा था। तो ये सब क्यों हो जा रहा है? इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो डेमोक्रेसी
को संचालित करने वाला मनुष्य है वह पजेसिव इंडिविजुअल है। और जो पजेसिव इंडिविजुअल होता है वह दूसरे का शोषण ही करता है, और इस शोषण में प्रकृति भी अछूती नहीं रहती है। हमारे पास शुद्ध वायु की कमी होती जा रही है, शुद्ध जल तो चूक ही गए हैं और चुकते जा रहे हैं। ये सब भी तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप ही हुए हैं। तो इस नाते इन चीजों पर हमको विचार करने की तो जरूरत पड़ती ही है। और जब हम इन चीजों पर विचार करने की कोशिश करते हैं तो फिर से हमारे सामने एक बहुत मौलिक प्रश्न चला आता है। वह मौलिक प्रश्न ये है कि दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं और दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वो अपने आप को देखते किस एंगल से हैं, और जिस एंगल से देखते हैं वो एंगल सही है या कोई और एंगल से हमको देखना चाहिए। मैं यहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माइकल सैंडल की ओर। माइकल सैंडल ने लिखा, आप पता है कि वो एक कम्युनिटेरियन थिंकर है। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में गणतंत्रवाद है, रिपब्लिकनिज्म है, वह धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। क्यों पतन होने लगा? जब वहां सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के द्वारा नेशनल कॉन्शसनेस डेवलप करने की कोशिश की गई। ये माइकल सैंडल कहते हैं। नेशनल कॉन्शसनेस डेवलप करने की कोशिश की गई, और किसके जरिए की गई? एक तरह के सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के द्वारा कोशिश की गई। तो इसके परिणाम स्वरूप, परिणाम को कहां दिखाते हैं? इसके परिणाम में वो दिखाते हैं कि इससे अमेरिका के गणतंत्रवाद का पतन होता है। ये बात सैंडल बता रहे हैं। दुनिया के प्रत्येक समाजों में यह देखने को मिलता है। जो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी, और जो एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट था उसमें भी, एक नेशनल कॉन्शसनेस इवॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और वह नेशनल कॉन्शसनेस जो इवॉल्व करने की कोशिश होती है उसके मूल में एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का पैरामीटर होता है। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है इसी का तो नतीजा है कि दुनिया आज ऐसी अवस्था में है, और इसमें हम आज के पेंडेमिक को भी जोड़ सकते हैं। ये जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के जरिए नेशनल कॉन्शसनेस इवॉल्व करने की कोशिश की जाती है, इसको यदि हम हॉब्स के और लॉक के एंगल से जोड़ करके देखने की कोशिश करें तो ये होता कहां है, किस समाज में होता है, कौन से व्यक्ति इसको संचालित कर रहे होते हैं? वही इगोइस्ट पावरलेसटी इंडिविजुअल्स जो एक सिक्योरिटी डायलेमा में है। सिक्योरिटी डायलेमा में क्यों है? सिक्योरिटी डायलेमा में इसलिए है कि उसकी वजह से, सिक्योरिटी डायलेमा आप जो स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स का है उसमें देखिए, एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास नहीं है उसकी वजह से। और इस बात पर वाल्जर ने जो एक सेकेंड क्रिटिक किया है लिबरलिज्म को लेकर के, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर वाल्जर कहते हैं द सेकेंड critique holds that liberal theory radically misinterprets real life. The world is not like that, nor could it be. Men and women cut loose from all social ties, literally, unencumbered, each one the one and only inventor of his or her own life, with no criteria, no common standards, no guide the invention. These are mythical figures. मतलब शुरू में जो इसी ने कहा था कि एक असोशल सोसाइटी है ना, और यह कैसा कॉन्सेप्ट है?
तो इस उसी के बारे में कह रहा है कि ये जो लिबरलिज्म इसको ले करके चलता है, यह एक मिथिकल है, यह वास्तविकता नहीं है। लेकिन इस तरीके से दुनिया को बना दिया गया, और दुनिया को जो इस तरीके से बना दिया गया, इसके बारे में एक बिल्कुल नई स्टडी है। उस स्टडी की ओर आप एक बार ध्यान देने की कोशिश करें तो वो बहुत ही इन दिनों चर्चा में है। आप लोगों ने रुथखेर बर्गमान की ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री के बारे में नाम सुना ही होगा। मई में आई है और दुनिया की अभी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। वेस्ट की डेमोक्रेसी हो, वेस्ट की पॉलिटिक्स हो, वेस्ट का डेवलपमेंट हो, आइडियोलॉजी हो, सबके मूल में डार्विनियन थ्योरी होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इवन यह मार्क्स में भी थी। उदारवाद में और पूंजीवाद में जहां फिटेस्ट कैपिटलिस्ट थे, मार्क्स ने फिटेस्ट की जगह पर प्रोलेटेरिएट को रख दिया। ऐसा ही तो फर्क है। यह जो बर्गमान है, बर्गमान यह स्थापित करते हैं अपनी किताब में कि पिछले 300 साल में मानव जाति के 2 लाख साल के इतिहास को बदल दिया गया है, बदलने की कोशिश की गई है, और मनुष्य को इस तरीके से स्थापित करने की कोशिश किया गया है जो विनर मैन की अवधारणा और पॉजिटिविज्म और रियलिज्म की अवधारणा के अनुकूल हो। सिर्फ इतना ही कह देने से यह बात मेरी पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी उनके लिए जिन्होंने अभी इस पुस्तक को नहीं देखा होगा, इसलिए थोड़ा रुक करके इस पर मैं आगे और बात करना चाहूंगा। हम सब लोग जानते हैं कि फॉसिल्स एविडेंस के बेसिस पे यह बताने की कोशिश की गई है कि मानव जाति का जो अतीत है, होमोसेपियंस का अतीत है, वह संघर्षों का इतिहास है, और वह संघर्ष विद इन कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा होते थे और आउटसाइड कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा होते थे। साथ में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि जो होमोसेपियंस है वह सबसे अधिक चमत्कारिक जीव इस पृथ्वी पर आया। बर्गमान उन्हीं केव्स में गए, उन्हीं फॉसिल्स एविडेंस को देखा जिसको अब तक देखा जा रहा था, और उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि अब तक जो व्याख्या की जा रही थी वह व्याख्या सही नहीं है। जो हमारे पास एविडेंस मिले हैं वो ज्यादातर विद इन सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट, विद इन सोसाइटी स्ट्रगल के परिणाम नहीं है। और उसने यह भी स्टेब्लिश किया कि यदि होमोसेपियंस पीसी है तो नियांडरथल सुपर कंप्यूटर था, बहुत बड़े आकार वाला होता था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह अनुशासित नहीं था। और उन्हीं लोगों से जो लड़ाई दिखाई पड़ती है होमोसेपियंस की, गुफाओं में टूटी हुई हड्डियां, सिर फोड़े हुए, वो उसी के निशानी है। इसके बाद वो कहता है फिर ऐसा क्या था, क्या ये ज्ञान लोगों को पहले से नहीं था जो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन नहीं पहले लोगों ने किया? तो इस पर वो कहता है नहीं, जिस तरीके से कैपिटलिज्म को इवॉल्व करना था, जिस तरीके से रेनेसा के बाद एक नई सोसाइटी को बनाना था, जिस तरीके से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को मान्यता देनी थी, जिस तरीके से विनर मैन के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करना था, उपनिवेशवाद को बनाना था, विस्तार करना था, उसमें सबसे फिट होने वाली जो व्याख्या थी वो व्याख्याएं पहले आई थी, और उसमें ही मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, हिंसक ऐसा प्राणी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। और इन कोशिशों के परिणाम स्वरूप पूरे सोशल साइंस में हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस है उसमें भी मनुष्य की लेकर के इसी तरह के व्याख्याएं हुई, और वो डेमोक्रेसी, हमारे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, हमारे जेल, पुलिस, न्यायालय, निगरानी की व्यवस्था, सब के सब
इसी संदर्भ में अपने आप को विकसित करते रहे। और ये पिछले 300 साल में ऐसा हुआ, और आज यह अनुमान करना कठिन हो जाता है कि वास्तव में मनुष्य का जैसा चित्रण किया जाता रहा है फॉसिल एविडेंस के आधार पर, वह शायद सही नहीं हो। ये एक प्रश्न खड़ा करता है, और उसका अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हरारी, जो कि पुरानी स्टडी, पुराने ट्रेडिशन का एक मास्टर है, एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर है, उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो बर्गमान का इंटरप्रिटेशन है वह एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है मानव जाति के इतिहास को समझने के लिए। तो फिर वो मानव जाति वास्तव में कैसा रहा है? अब यदि मानव जाति कैसा रहा है, इसको हम एक बंद डब्बे में रखे हुए तथ्य की तरह देखें तो फिर मनुष्य में, टेबल में, फूल गोभी में, चाकू में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, जो सात्र ने कभी कहा था। तो इसीलिए जब हम मनुष्य को डिफाइन करना हो तो ओपन एंडेड हमें होना पड़ेगा। मतलब यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य में सत और असत दोनों प्रवृत्तियां विद्यमान है, जैसा कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में और हमारे तमाम इंडियन टेक्सचुअल ट्रेडिशन में कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, ये तो कहा ही गया। आगे चल करके यहां कहा गया कि इदम शरीरम क्षेत्रमित्यभिधीयते। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र मतलब सद और असद प्रवृत्तियों की लड़ाई इसी शरीर में चलती है, मतलब वो दोनों ही मनुष्य के भीतर है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वह बिल्कुल अच्छा ही है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य वैसा है जैसा कि हॉब्स ने, मैकियावेली ने, आगे चल करके उसकी एक लंबी ट्रेडिशन है, इवन जॉन रॉल्स तक वो ट्रेडिशन आती है, उन्होंने जो कहा वो सही है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी में जब हम चेक और बैलेंस की बात करते हैं, हन्ना अरेंट इसके ऊपर लिखती हैं कि ये चेक और बैलेंस आखिर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए क्योंकि एक के प्रति दूसरा प्रिजनर्स डायलेमा में है। एक को पता नहीं है कि वह अपने गेन के लिए, अपने लाभ के लिए कितना दांव लगा सकता है और किस प्रकार का दांव लगा सकता है। इसलिए जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस की सिस्टम रखी जाए। तो इंस्टीट्यूशंस के चेक एंड बैलेंस की बात तो की जाती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस सिर्फ यदि इंस्टीट्यूशनल वर्किंग से, संस्थाओं के कार्य करने से ही हासिल हो जाए तब तो अब तक हासिल हो गया होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए जरूरी होता है कि हम कुछ ऐसी मूलभूत चीजों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें जो है तो मनुष्य में ही, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई है। और जब इस तरह का हमारा ध्यान जाता है तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए जो कांट का योगदान है, हम धीरे धीरे उसकी ओर पहुंचते हैं। कांट के कंट्रीब्यूशन को डेमोक्रेसी के संदर्भ में समझने के लिए जो उसके 3 क्रिटिक हैं, उसमें से 2 क्रिटिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहला क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और दूसरा क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट कहते हैं कि जो प्योर रीजनिंग है उसमें जो एक्सपीरियंस का एस्पेक्ट होता है वह लगभग नहीं रहता है, कम रहता है या गायब हो जाता है। और जो प्रैक्टिकल रीजनिंग है उसमें जो यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट होता है वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो जाता है, गायब हो जाता है। ये दोनों तरह के रीजनिंग की अपनी अपनी सीमाएं हैं। और सच पूछिए तो कांट के बाद से अब तक यह जो एक कांट ने लंबी रेखा खींच दी है, उस रेखा से हम बहुत अधिक
अभी तक आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं। अब इन चीजों के बेसिस पर हम डेमोक्रेसी को कैसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी को जब हम सिर्फ एक गवर्निंग मेथडोलॉजी के रूप में, गवर्नेंस के एक तरीके के रूप में देखते हैं, तो इसके बहुत लिमिटेड, बहुत छोटे रूप को देखते हैं। यहां पर ये प्रैक्टिकल रीजनिंग जैसा हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी को जब हम और वाइडन करके समझते हैं, जहां डेमोक्रेसी जीवन जीने की एक कला, धार्मिक सहिष्णुता का एक आधार, सांस्कृतिक सामंजस्य का एक तरीका, भाषाई सौहार्द का एक मॉडल इत्यादि भी बन जाता है, तो उस वक्त हम जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे होते हैं वह सिर्फ हमारे एक्सपीरियंशियल नॉलेज पर बेस्ड नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे कुछ जिसको जिसको कांट ने प्योर रीजन कहा था, या जिसको हम लोग कई बार ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग कहते हैं, उसके जरिए वो चीजें आती हैं। और वहां पर हमको ये मानना पड़ता है कि ठीक है कि मनुष्य एक धरातल पर लिंग है, जाति है, भाषा है, क्षेत्र है, और उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए, और उसके लिए एक आइडेंटिटी जरूरी है। पर वो आइडेंटिटी हमेशा छोटी आइडेंटिटी होती है। भारत में जैसे हम जाति के आधार पर आरक्षण देते हैं, जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा करते हैं, ये क्या है? ये आइडेंटिटी है, और इससे हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन में इन चीजों को तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन वह मनुष्य उससे अलग भी तो कोई एंटिटी है, वह कोई ह्यूमैनिटेरियन एंटिटी भी तो है, वह एक व्यक्ति होने के इतर मानव भी तो है, उसमें मानवता भी तो है। तो हम जिस तरह के नॉलेज का फॉर्मेशन आज के समय में करते हैं, आप में से सब लोग बहुत सारे फील्ड वर्क में गए होंगे, तो हम क्या करते हैं कि अपने रिस्पोंडेंट्स को जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पे बांट देते हैं, बांट के समझते हैं, और जो साइंटिफिक टूल्स हैं वो इसके लिए हमको परमिशन देते हैं। तो ऐसी हालत में जो हमारा नॉलेज फॉर्मेशन होता है, वह नॉलेज फॉर्मेशन में मानवता गायब है। शामिल क्या है? वही जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि। और इसके इतर जो वह मानव है, उसको हम कहां से आइडेंटिफाई करें? उसके लिए हमें ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। तो यह जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के मॉडल्स भी हैं, बहुत चर्चा भी उस पे हुई है। और एक मॉडल तो इसमें हैबरमास ने कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी वाली किताब में लेकर के आया। यह किताब आप पढ़ेंगे, जर्मन में लिखी थी, आपको पता है, टॉमस मैकार्थी ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, जहां पर हैबरमास आपको बताएंगे कि टू लेवल रैशनैलिटी डेवलप करना, और टू लेवल रैशनैलिटी के जरिए सोसाइटी को, डेमोक्रेसी को और रैशनैलिटी को समझना उनका लक्ष्य है। तो ये जरूरत क्यों पड़ती है टू लेवल की? टू लेवल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक लेवल पर जहां पर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन में, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं, उसके अलावा भी हम कोई और एंटिटी हैं, वह एंटिटी धीरे धीरे जो ये वन डायमेंशनल मैल की दुनिया है, जो यह पजेसिव इंडिविजुअलिज्म वाली दुनिया है, उससे गायब होती जा रही है। और उसको रीस्टोर करने के लिए, मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने के लिए, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने के लिए मैकफरसन सुझाव देते हैं कि हमको बंदिश तो लगानी ही पड़ेगी। किस पर?
जो मनुष्य ने एक अपनी कैपेसिटी को ज्यादा फ्लोट कर लिया है। कौन सी? एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी, शोषणात्मक क्षमता। सुनने में यह लगेगा कि यह बड़ा आदर्शवादी रुझान है और बड़ा आदर्शवादी चीज कही जा रही है। तो स्वाभाविक है कि जिन चीजों को धीरे धीरे करके 200-250 साल में यथार्थ बना दिया गया है, रियल बना दिया गया है, उसके सामने जो रियल है वह फॉल्स दिखने लगता है या आइडियल दिखने लगता है कि भाई ये मतलब थोड़ा आइडियल मतलब काल्पनिक के सेंस में। लेकिन कभी हम यदि पढ़ें यानिस की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म टॉकिंग टू माय डॉटर, उसमें वो बताते हैं कि मुद्रा से मतलब जो करेंसी है उससे अव्यावहारिक चीज मानव जाति के जीवन में कुछ आई ही नहीं थी। लोग लेना पसंद नहीं करते थे, इतनी अव्यावहारिक थी और उसको व्यवहारिक बनाने में शताब्दियां लग गई, तब जाके वो व्यावहारिक हुई। और आज हम क्या है, हम समझते हैं कि उसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा ही जो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का विचार है और जैसा वो वन डायमेंशनल मैन हो गया है, वह जब विचार करता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो जो एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी है इसको भाई हम कैसे छोड़ेंगे। इसके लिए जो राइट और ड्यूटी का मसला है, हार्ट की थ्योरी से आप परिचित होंगे, इंटरेस्ट वर्सेस चॉइस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस चॉइस थ्योरी ऑफ राइट जो है, उस पे यदि हम ध्यान देते हैं तो वहां से भी हमें कुछ लिंक मिलते हैं कि उस लिंक के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हार्ट का जो चॉइस थ्योरी है उसको देखिए कि यदि हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो उसके नाते हमको उसके नाते जो दूसरों की स्वतंत्रता है हम उसको सीमित करते हैं और फिर उनकी स्वतंत्रता हमारे चॉइस की विषय बन जाती है। इसीलिए बेहतर क्या होगा, हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं कि यदि हमारे पास राइट है तो निश्चित ही उस राइट के कारण जो दूसरे लोगों की लिबर्टी है वो कर्टेल होती है। तो इसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो वो क्या कहेंगे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल हो, फेयर इक्वलिटी का मॉडल हो, तब यह संभव है। लेकिन यह हर जगह लागू नहीं होती है। मसलन हम कहें कि हमें सांस लेने का अधिकार है, सांस लेने के हमारे अधिकार में दूसरों के सांस लेना न लेने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन यह कब तक है? जब तक ये खुली हवा में हम सांस लेने के लिए कोई पेमेंट नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि उस दुनिया को बनाने का काम ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कर रही है, उसमें यदि हम सिलेंडर एक लेके चलने लग जाएं अपने पीठ पर सांस लेने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं कि जो हमारे सांस लेने के अधिकार में दूसरों का कम सांस लेने का जो एक परिदृश्य होगा वह भी उत्पन्न हो जाएगा। अभी ये बात भले ही ऐसी लगती हो कि नहीं, ये बड़ी काल्पनिक सी बात है, लेकिन धीरे धीरे जानकार लोग इस पर जानते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे इसके पहले जो टू लेवल रैशनैलिटी की बात जहां करते हैं हैबरमास, तो एक लेवल उनकी रैशनैलिटी तो वह है जो सोसाइटी के जो आइडेंटिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की चीजों में जो एक रैशनैलिटी का इस्तेमाल होता है। लेकिन वह जो रैशनैलिटी होती है, उस रैशनैलिटी में हैबरमास क्या देखते हैं कि जो वेस्टर्न एनलाइटनमेंट था उसकी सही वैल्यू इसमें नहीं आई है। तो उसकी सही वैल्यू कैसे आएगी?
जब हम उसके ऊपर के लेवल की जो रैशनैलिटी है वहां पहुंच करके सोसाइटी को देखने समझने का प्रयास करें। ऐसा हैबरमास को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा हैबरमास को कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हैबरमास ये देख रहे थे कि जिस तरीके से पश्चिमी ज्ञानोदय विकसित होता रहा था वो भी कुछ कुनबों की पकड़ में आ गया, और जो कुनबों की पकड़ में आ गया तो वो टूटेंगे कब? जब हम एक ऐसे एज में पहुंचेंगे जिसको कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का एज कहते हैं। यहां पर मुझे लगता था हैबरमास को पढ़ते हुए कि हैबरमास, मैं जब भारतीय समाज को देखता हूं खास करके आज का जो भारतीय समाज है, तो मुझे लगता है कि हैबरमास बड़े आशावादी व्यक्ति रहे होंगे। मैं उतना आशावादी नहीं हो सकता हूं, नहीं हो पाता हूं। जब ये कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी किसी समाज में क्या गुल खिला सकती है, जब कम से कम मैं आज के भारतीय परिदृश्य को देखता हूं, तो वो एज ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी एक ऐसी एज होगी जहां सूचनाओं के उत्पादन, सूचनाओं के प्रसार और सूचनाओं के नियंत्रण पर वर्ग विशेष का, जाति विशेष का, घराना विशेष का एकाधिकार नहीं होगा। वह सबके पहुंच में होंगी और तब विमर्श स्वतंत्र होंगे। और जब विमर्श स्वतंत्र होंगे, लोग स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगे, तब वे किसी के मतलब टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। तो मनुष्य जब किसी अन्य के टूल की तरह इस्तेमाल न किया जा सके, स्वयं वह किसी को एक टूल की तरह इस्तेमाल न करे और उसके जीवन में निजता वर्सेस सामाजिकता का द्वंद्व न हो, तब जिस समाज का विकास संभव है वह समाज एक मानवतावादी समाज होगा, और उस समाज में जो लोकतंत्र जन्म लेगा हम उसे एक मानवतावादी लोकतंत्र, ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी कहेंगे। यह जो मैकफरसन, वॉल्जर और जो तमाम नाम लिया मैं, जो उससे जुड़ा हुआ डिस्कोर्स है, एक बार यहां आकर के वो विश्राम ले सकता है। लेकिन कुछ मैं इंडियन ट्रेडिशन पे काम करते हुए जो कुछ मैं थोड़ा बहुत अभी खोजने की कोशिश कर पाया हूं, उस मुद्दे पर ला करके ही अपनी बातचीत का समापन करूंगा। कुछ एक दो उदाहरण से मैं आज की सारी बातों को थोड़ा सा स्पष्ट कर लूं, उसके बाद उस मुद्दे पर आऊंगा। हम में से, आप में से बहुत सारे लोग कपड़ों की दुकानों में गए होंगे, मैं भी गया हूं। एक बार एक, इसमें भी एक थ्योरी की बात है, इसलिए पहले सुन लीजिए, इसके बाद। एक बार मैं एक दुकान में जाकर के एक शर्ट का कपड़ा पसंद आया, पूछा भाई ये कैसे मीटर है? तो बोला 8,000 रुपए मीटर। रेमंड्स का शॉप था। मैं तो कभी नहीं ले सकता हूं, और मैं क्या, मुझे नहीं लगता कि टीचिंग प्रोफेशन का कोई ले पाएगा। मैं उससे पूछा कि भाई इसमें खास बात क्या है? तो बोलता है कि यह 170 काउंट का है। हम कही क्या मतलब हुआ? बोला कि सामान्य कपड़े के रेशे जितनी बार घुमाए जाते हैं उससे 170 बार अधिक घुमा है, इसलिए 170 काउंट हो गया। और दूसरी खासियत इसकी यह है कि दूसरे शर्ट को बनाने में जितना कपड़ा लगता है उसकी अपेक्षा इसमें 10 गुना अधिक सूत लगा है, लेकिन इसका वजन उससे 10 गुना कम है, इसीलिए ये इतना महंगा है। कंज्यूम करते हैं ना वैसे प्रोडक्ट्स को लोग। तो हम ये उदाहरण देके बना रहे हैं कि ये जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसका एक एग्जाम्पल मैं दिया, हमें कहां ले जा रहा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? आपको और हमको क्या लगता है
कि क्या ये ज्ञान जब टूथपेस्ट पहली बार बन रहा था तो लोगों के पास नहीं था? ये बहुत पुराने समय का ज्ञान है। ये ज्ञान तो तब था। तो अरे भाई, एक ही बार में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट था वो बना करके ले आते। रोज रोज क्या बदलते रहते? एक बार बोलते हो जिग जैग वाला ब्रश करो, फिर बोलते हो नहीं है बारीक कटा वाला ब्रश करो। ये सब मार्केट में, सोसाइटी में हमेशा लोगों को इन्वॉल्व रखने के लिए, एक सेंसेशन पैदा करने के लिए ये सब मैकेनिज्म है। और दुनिया भर में इस पर सबसे अधिक खर्च होते हैं, इस पर सबसे अधिक रिसर्च होते हैं, इस पर सबसे अधिक मार्केट सर्वे होते हैं। इन चीजों पर यदि रोक लग जाए, दुनिया की सरकारें रोक लगा सकती हैं और एक ही बार में बेहतर प्रोडक्ट आ सकता है। पर क्या यह संभव है? हम आप में से सब लोग ये जानते हैं, खास करके जब इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ा था, तो जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म के एक प्रोपाउंडर है ना, केनेथ वॉल्श ने अमेरिका को एक सुझाव दिया था। सुझाव दिया कि जब भी नेशनलिज्म वर्सेस रियलिज्म का संघर्ष हो तो अमेरिका को नेशनलिज्म के संघर्ष से अपने को अलग रखना चाहिए। यह केनेथ वॉल्श ने सुझाव दिया था। आप कहेंगे कि इस मामले को यहां रखने की क्या जरूरत है? इस मामले को यहां रखने की जरूरत इसलिए है कि नेशनल गवर्नेंस में भी, हर नेशन में एक सिक्योरिटी डायलेमा पार्टी खड़ा करती है, वो जनता के मन में। वो अभी कर रही है ऐसा नहीं है, वो उसकी परिपाटी है। और उस सिक्योरिटी डायलेमा को मतलब बनाए रखकर वह लाभ प्राप्त करना चाहती है। ऐसा दुनिया के हर राष्ट्र करते हैं। मतलब एक विद इन कम्युनिटी सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट करते हैं और एक सिक्योरिटी डायलेमा वो आउटसाइड कम्युनिटी, इंटरनेशनल वर्ल्ड से करते हैं। और इंटरनेशनल वर्ल्ड एक तीसरा काम करता है। आपको पता है कि अभी दुनिया भर में जब बजट का सत्र आता है, उसके पहले देवास में वित्त मंत्रियों का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में क्या होता है? दुनिया भर के जो बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं, सब इकट्ठे होते हैं और वास्तव में दुनिया के आर्थिक भाग्य पर आने वाले वर्षों में, आने वाले वर्ष में किस तरह की नीतियां अपनाई जानी चाहिए, किन नीतियों को अपनाने से क्या लाभ होगा, इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। उसके बाद दुनिया भर में बजट सत्र की शुरुआत हुआ करती है। हम आज इतने अधिक डिपेंडेंट हो गए हैं एक दूसरे नेशंस पर कि ऐसी अवस्था में हमारे लिए यह विचार करना कठिन होता है कि क्या हम अकेले मिल करके भी, कोई एक राष्ट्र मिल करके अपनी शुरुआत कर सकता है कि हम ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें यहां पर गांधी याद आते हैं और गांधी का हिंद स्वराज याद आता है। हिंद स्वराज जब गांधी लिख रहे थे तब दुनिया की यह हालत, ऐसी बनावट नहीं थी। शायद तब हम गांधी के मार्ग पर चलने का सोचे होते, जिसके बारे में लेकर के आज बहुत तरह की सार्थक और निरर्थक दोनों चर्चा होती है। तब संभव था कि हम कोई ऐसे काम मतलब ऐसे मार्ग को चुन पाते, ऐसी दिशा में जा पाते जहां भारत होने के नाते जो एक हम दिशा निर्देश दे सकते थे, दिशा निर्देश तो ना कहें कि दुनिया को एक मॉडल बता सकते थे, वो मॉडल भी हमारे पास से चूकता जा रहा है। और ऐसे में हम बाध्य होते जा रहे हैं उस डेमोक्रेसी के अंतर्गत रहने के लिए जिस डेमोक्रेसी ने आज दुनिया को एक ऐसी दिशा में पहुंचा दिया है जहां पर उसके जो उन्नायक थे, उसके जो निर्माता थे, वह भी इसकी आलोचना में लगे हुए हैं। और आलोचना करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अब गए, खत्म हो गए। हालांकि ये आलोचनाएं जितनी गहरी थी
और जिस तरीके से हम सुधार करने की कोशिश करते हैं लोकतंत्रों में, वह उतने प्रभावशाली सुधार के रूप में सामने नहीं आते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं से हमको एक वो मार्ग तो जरूर मिलता है जिस मार्ग पर चल करके हम अपने लिए और भावी संततियों के लिए और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बार मैं अपने बातचीत को यहाँ रोकना चाहूंगा और हमारे सहभागी जो बहुत देर से हमारी बातों को सुन रहे थे, जो संभव है जो थ्योरी से जुड़े हुए लोग नहीं होंगे उनको शायद मेरी बातें कुछ असहज करने वाली लगी होंगी, तो मैं उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन मैं उनसे संवाद जरूर करना चाहूंगा, उनके सवालों को सुन के जान के रिस्पॉन्ड करके भी मुझे और दिशा मिलेगी और मेरे सोच को एक और नया आयाम मिलेगा। नमस्कार, आपकी बारी है। हाँ, मैं अपनी बात कहूं सर, एक तो पहले आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही सार्थक आपने बात कही है सर। आप सब चूंकि हमारे भाई बंधु हैं, अपने ही विषय से जुड़े हुए हैं। जब मैं यंगर एज में था, एमए कर रहा था, तो मुझे दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती थी और मुझे लगता था कि फेमिनिज्म के जरिए, इन्वायरमेंटलिज्म के जरिए, ह्यूमन राइट्स के जरिए दुनिया में एक बदलाव आ जाएगा। लेकिन सर, तब से आज 25 वर्ष बीत गए और मैं देख रहा हूं कि वो बदलाव दुनिया में आए नहीं। इवन फेमिनिज्म धीरे धीरे कारपोरेट हाउसेस का एक विशेष आवाज बन गया, जिसमें आवाज तो स्त्री की है लेकिन भाषा पुरुष की है। मैं एक एनालॉजी में इस बात को कह रहा हूं, बहुत खोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि एक कम्युनिकेट मीनिंग तो हो ही गई होगी। तो सर, जब चिंता यह हो रही है कि अब इस ग्रह को छोड़ के चलो, एलन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनियर और उसके बराबर की पूंजी दुनिया के 20 देश के पास मिला के नहीं है, तो सर ऐसे हालत में यदि मैं आशा की किरण देखूं तो मैं अपने को यथार्थवादी नहीं कह पाऊंगा। हालांकि यथार्थवादी खुद ही एक नेगेटिव टर्म है। और आप सर
आपके देखिए इस तरह के जो सवाल पूछता है वह स्वयं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो मैं समझता हूँ आपको, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। कोई बात नहीं, ये काम होस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, तो आप आप भी कर सकती हैं इस औपचारिक काम को। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। प्रणाम सर, आप बड़े लोगों का यह मेरे लिए आशीर्वाद है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु से कल्पना का प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।